हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम इन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में हम कवर करेंगे। एक्चुअली इस टॉपिक से रिलेटेड ये यूपीएससी का जो GS3 का पेपर है उसमें इंटरनल सिक्योरिटी है। देन इसको नक्सलवाद या माओवाद भी कहा जाता है। अक्सर आप न्यूज़ में देखते होंगे कि इससे रिलेटेड अटैक्स आते रहते हैं। जैसे जो रिसेंट अटैक हुआ है पिछले 2 सालों में सबसे बड़ा, वो 25 अप्रैल के अराउंड एक अटैक हुआ था छत्तीसगढ़ में। 2023 में ही अटैक हुआ है जिसमें लगभग 11 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। और ऐसे अटैक्स बेसिकली जो आपका रेड बॉर्डर एरियाज है वहाँ होते रहते हैं। हम इसके बारे में जितनी भी यूपीएससी या इस किसी भी एग्जाम के लिए, अगर स्टेट पीसीएस के लिए भी जो इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। वील सी वाई न्यूज़। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म किसे कहा जाता है, कैसे ये इवॉल्व हुआ, कहाँ से आता है, माओइज्म किसे कहा जाता है, देन चैलेंजेस क्या क्या हैं जो इससे इंडिया को फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इसके अलावा रीज़न हम देखेंगे कि क्यों ये राइज करता है, फिर गवर्नमेंट ऐसे क्या क्या मेजर्स ले रही है जो हम इनको टैकल कर सकते हैं, फिर चैलेंजेस क्या क्या हमें फेस करने पड़ते हैं। ये एक मेंस पर्सपेक्टिव से इसको हम ओवरऑल होलिस्टिक व्यू में पढ़ते हैं। देन वी हैव आवर टुडेज प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस एट लास्ट। वन न्यूज़, रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने रिवील किया है कि 2022 से स्टार्ट करते हुए इंडिया जो है वो एक सेपरेट डेटा बना रही है उन इंसिडेंट्स का जिसमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट की इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है। ये एक सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया के लिए बहुत सालों से, पर्टिकुलरली उन रीजन्स में जहाँ सिविल अनरेस्ट है या जहाँ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता क्या है? ये एक्चुअली एक टर्म है जिसका मतलब होता है, ये वॉयलेंस की तरफ रेफर करता है जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप लेते हैं। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप वो होते हैं जो ये मानते हैं कि जो सोशल और इकोनॉमिक जो डिस्क्रिमिनेशन उनके एरिया में है उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है कि वहाँ के जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम है उसको उखाड़ फेंकना, एंड विद द हेल्प ऑफ द आर्म्स, बाय यूजिंग द आर्म्स और द फोर्स। सो दिस इज द व्यू ऑफ द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ये जो आइडियोलॉजी थी, ये जो चाइनीज पॉलिटिकल लीडर थे माओ जेडोंग, इनके बिलीफ से बेस्ड थी। माओइज्म एक्चुअली ये कम्युनिज्म है जो माओ जेडोंग ने डेवलप किया था। ये डॉक्ट्राइन है जो स्टेट की पावर को कैप्चर करता है, जिसमें आर्म इंसर्जेंसी होती है, मास मोबिलाइजेशन होता है, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस होती हैं। तो ये एक इसका है। माओ ने इस प्रोसेस को प्रोट्रैक्टेड पीपल्स वॉर कहा था, जहां पे कि जो स्पेशल एम्फेसिस था वो मिलिट्री लाइन पर था, पावर कैप्चर करने के लिए, स्टेट की पावर को कैप्चर करना, सोशल इकोनॉमिक इम्बेलेंसेस को खत्म करने के लिए। तो ये थी। नाउ व्हाट इज रेड कॉरिडोर? रेड कॉरिडोर एक्चुअली भारत का जो एरिया है उसका सेंट्रल, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स जो हैं, जहाँ पे नक्सलवादी या माओवादी इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, यहीं पे ज़्यादा ये चीज़ें एक्टिव हैं, इसको रेड कॉरिडोर कहा जाता है। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस पार्ट में, ये वन ऑफ द पुअरेस्ट भी हैं इंडिया में। तो सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन भी इन एरियाज में आपको ज़्यादा दिखती हैं। कास्ट और इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। रफली ये जो कॉरिडोर है ये नेपाल के पास से स्टार्ट होता है और ये तमिलनाडु के नॉर्थ फ्रिंजेस तक जाता है। ये जो रीजन है यहाँ पे बहुत लो लिटरेसी आपको दिखेगा एक नेशनल एवरेज से लेकर के। तो ये जो हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं ये आपका रेड कॉरिडोर में आता है। ये पूरा जो नेपाल के लगभग पास से शुरू होते हुए बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश वाले इलाके, एंड इधर आप देखेंगे कि आसाम में कई बार आपको दिखेगा, नागालैंड में तो मतलब ये एक तरीके से इन एरिया, नॉर्थ ईस्ट एरियाज में भी ये कई जगह देखा जाता है। जैसे मणिपुर में फिलहाल आप देखेंगे। ये एक इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट रहता है। इधर आपका महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत है, देन तमिलनाडु है। जो मैक्सिमम आप रेड में देख रहे हैं हाईली अफेक्टेड एरिया यही वाले एरियाज हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, लो लिटरेसी रेट है यहाँ पे, इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज बहुत ज़्यादा हैं। ये सारे रीजन आपस में इंटरलिंक्ड है। ये रेड कॉरिडोर है, यहाँ आसाम में आप देख सकते हैं, राइट। दीज आर द थिंग्स। मणिपुर में माओइस्ट आर फॉर्मिंग लिंकिंग्स विद द म्यांमार बेसिकली। ये सारे इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट्स होते हैं। अभी जो मणिपुर में चल रहा है वो इससे रिलेटेड है। ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाउ हाउ इज दिस इवॉल्व इन इंडिया? कैसे इवॉल्व हुआ? तो ये जो मूवमेंट है ये सबसे पहले वेस्ट बंगाल के जो नक्सल बारी इलाका है, 1967 में ये यहाँ पे मूवमेंट ये ओरिजिनेट हुई। इसको नक्सल मूवमेंट या माओइस्ट मूवमेंट भी कहा गया था। शुरुआत में ये देखा जाए तो ये बेसिकली वहाँ के पीजेंट्स का रिवोल्ट था, वहाँ के लोकल जमींदार के अगेंस्ट। इसमें चारू मजूमदार, कानू सान्याल, जंगल संथाल, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर्स रहे थे वो ही इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे यहाँ से। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जो लोग होते हैं,
ये 1969 में फॉर्म हुई थी। मूवमेंट जो है लेटर ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन इलाकों में फैल गई। अगर हम अटैक्स की बात करते हैं तो अगर हम मोस्ट रिसेंट अटैक्स देखेंगे तो अभी 23 में जो अप्रैल में अटैक हुआ है, 25 अप्रैल को वो हुआ था। इसके अलावा अगर आप खासकर सुकमा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे इस इलाके के आसपास की, तो मार्च 11 2017 में 12 सीआरपीएफ पर्सनल्स यहाँ शहीद हुए थे। देन अक्टूबर 27 2018 में लगभग 4 सीआरपीएफ पर्सनल यहाँ पे शहीद हुए थे कैम्बुश में। देन मार्च 2022 सॉरी 2020 में 17 मेंबर्स एक पुलिस पेट्रोल के गए थे। देन 9 मार्च 2020 में एक सब इंस्पेक्टर जो छत्तीसगढ़ के थे, ये वहाँ पे इनको जान गंवानी पड़ी थी। देन मार्च 21 में 5 डीआरजी पर्सनल जो छत्तीसगढ़ पुलिस के थे, वो एक पूरी बस उन्होंने उड़ा दी थी। रिसेंट जो अटैक हुआ है उसमें भी ऐसे ही हुआ है। तो ये खास करके हम इस एरिया की बात कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस विच आर पोज्ड बाय द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया। सबसे पहला इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट होते हैं। जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट्स होते हैं ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि यहाँ वायलेंट क्लैशेस होते हैं, विलेजेस को कई बार वो लोग जला देते हैं, विलेजर्स को धमका के रखते हैं, लॉस ऑफ लाइफ होती है, सिक्योरिटी पर्सनल और सिविलियंस दोनों लोगों की जाने जाती हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर रिमोट एरियाज में अटैक्स कर देते हैं। देन सोशल और इकोनॉमिक डिसरप्शन है। ये एक सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, इनको बहुत हिंडर करता है। माओइस्ट जनरली आपका रोड्स को टारगेट करते हैं, स्कूल्स को टारगेट करते हैं, और भी जो हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए इनको टारगेट करते हैं अपनी टेरिटरी पर कंट्रोल रखने के लिए। अगर हम और बात करें तो फोर्स रिक्रूटमेंट और चाइल्ड सोल्जर्स की यहाँ पे बात आती है। माओइस्ट जो हैं ये बेसिकली वनरेबल इंडिविजुअल जो हैं, खासकर जो बच्चे हैं, ये इनको शामिल कर लेते हैं और उनको एक्सप्लॉइट करते हैं अपने कॉज के लिए। तो ये प्रैक्टिस एक तरीके से ह्यूमन राइट्स को ये इन्फ्रिंज करती है। मोरोवर बहुत सारे लोगों की, ये इनोसेंट लोगों के जीवन को बदल देती है। नाउ एक्सटॉर्शन और इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। अब इनको, क्योंकि एक्सटॉर्शन और बाकी इलीगल एक्टिविटीज में ये होते हैं अपने ऑपरेशंस को फुलफिल करने के लिए, ड्रग डीलिंग जैसे एक प्रॉब्लम है। देन ये प्रोटेक्शन मनी डिमांड करते हैं वहाँ के लोगों से, जो लोकल लोग, लोकल जमींदार होते हैं। तो यहाँ एक इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ जाता है उस पूरे एरिया में, वहाँ की मार्केट्स में लोकल। तो दीज आर द थिंग्स। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ये जो है अफेक्टेड रीजन में जहाँ गवर्नेंस इश्यूज होते हैं, यहाँ बहुत कम ट्रस्ट होता है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में। तो ये अगर देखें तो ओवरऑल एक कंट्री की स्टेबिलिटी के लिए एक ठीक नहीं है। रीजन क्या है इसके राइज के लिए? सबसे पहला हिस्टोरिकल इनजस्टिस की हम बात करते हैं। तो जो ट्राइबल्स हैं वो बहुत सालों से, डिकेड से, वो लैंडलॉर्ड्स हो, भले वो गवर्नमेंट्स हो वहाँ की, तो यहाँ उनको इनजस्टिस फेस करने को मिलता है। तो ये एक उनमें एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट्स लेकर आता है। दे डोंट वांट एनी गवर्नमेंट, दे जस्ट वांट टू बी फ्री। तो दैट इज हाउ दे जस्ट लीन टुवर्ड्स द मॉडर्न डे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोकल्स प्रोजेक्ट, जैसे कि माइनिंग है, इंडस्ट्रीज है, क्योंकि यही वाला जो इलाका है, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, ये वाले इलाके हैं, गोंडवाना रेंज का रीजन है जहाँ पे कोल बहुत ज़्यादा है, बाकी मिनरल्स बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे माइनिंग और इंडस्ट्रीज के लिए जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है। अब उनको अपना पुश्तैनी ज़मीन छोड़नी पड़ती है। तो ये जो सेंटिमेंट्स हैं इनको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के जो लीडर होते हैं ये यूज़ करते हैं ट्राइबल से अपना सपोर्ट पाने के लिए। इनएक्सेसिबिलिटी की बात करें तो जनरली इन इलाकों में बहुत घने जंगल होते हैं, माउंटेनियस रीजन होता है, तो यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज इन एरियाज में ढंग से पुलिसिंग नहीं कर पाती हैं। लैक ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये जो एरियाज हैं ये हिस्टोरिकली अंडर डेवलप रहे हैं। एक प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं होती, स्कूल्स नहीं होते प्रॉपर, हॉस्पिटल्स नहीं है, बाकी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट्स लाता है वहाँ के लोकल के अंदर, और वो सपोर्ट करते हैं वहाँ के माओवादी लोगों को। अगर मेंस में इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान रखें, ये जो कमेटी है 2006 की, डी बंदोपाध्याय कमेटी, इसको आप नोट कर लीजिए, और इसको मेंशन एक्चुअली मेंस में आप बॉडी में या कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो कमेटी थी इसने गवर्नेंस के जो गैप्स थे, एक्सटेंसिव डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें उन्होंने आइडेंटिफाई किया था जो ट्राइबल्स के अगेंस्ट होती हैं इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल या कल्चरल स्फीयर्स में। ये जो चीज़ थी ये प्राइमरी कॉजेज हैं नक्सलिज्म के प्रोलिफरेशन का इतना ज़्यादा। तो यहाँ पे आप इस कमेटी को मेंशन कर सकते हैं। तो गवर्नेंस गैप्स एंड ऑल्सो दीज वर द चैलेंजेस, राइट। एंड सोशो इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में बहुत ज़्यादा सोशो इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज़ हैं, और जो लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है वो अभी भी पॉवर्टी में जी रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, बेसिक कम्युनिटीज नहीं है लोगों के पास। नाउ गवर्नमेंट के ऐसे कौन कौन से मेजर्स हैं जो वो ले रहा है इनको टैकल करने के लिए?
अब इससे रिलेटेड अगर हम चैलेंजेस की बात करें कि क्या क्या चैलेंजेस है, तो आपका काउंटर फीटिंग का है, देन ड्रग ट्रैफिकिंग का है, देन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस भी आप एक तरीके से इसमें मेंशन कर सकते हैं। नाउ गवर्नमेंट की अगर हम मेजर्स की बात करें, जैसे कि जो आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके हैं, अगर मेजर्स में हम बात करें तो कुछ स्पेसिफिक टास्क फोर्सेज होती हैं। जो आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है उसमें एक टास्क फोर्स है जिसको ग्रे हाउंड के नाम से जाना जाता है। दे आर ग्रे हाउंड्स इनको बोला जाता है। एंड ये वहाँ के लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को हटाने के लिए वहाँ की स्पेशल टास्क फोर्स है। तो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के मेजर्स की अगर हम बात करेंगे तो एक समाधान डॉक्ट्राइन है। समाधान बेसिकली 8 शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं अलग अलग लेवल पे जिनको फॉर्मुलेट किया जाता है। जैसे एक स्मार्ट लीडरशिप हो, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी हो, दिस इज द समाधान, राइट। मोटिवेशन और ट्रेनिंग हो वहाँ के लोकल लोगों के लिए, एक्शनेबल इंटेलिजेंस हो, एक डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यूज हो, की रिजल्ट एरियाज हो, टेक्नोलॉजी हार्नेसिंग हो, एक्शन प्लान हो हर थिएटर के लिए, रीजन के लिए, और जो उनको फाइनेंसिंग होती है उनको उसका एक्सेस ना मिले, क्योंकि फाइनेंसिंग नहीं होगी तो वो नए हथियार नहीं खरीद पाएंगे, नए लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। दिस इज द केस। देन देर इज नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान टू एड्रेस द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म 2015। ये जो प्लान है ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच देता है बेसिकली, और इसमें अलग अलग जैसे गवर्नेंस है, सिक्योरिटी है, डेवलपमेंट है, इन सबको एक साथ इसके फेसेट्स को इन्वॉल्व किया जाता है। इसका जो एम है वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी कैपेबिलिटीज को भी इंक्रीज करना है, जो कि इससे कॉम्बैट करती हैं और इसको कंटेन करने में हेल्प करती हैं। ये जो लोकल कम्युनिटीज है, जो वहाँ के ट्राइबल पीपल हैं, इनके जो राइट्स हैं वो सेफगार्डेड रहें, ये भी ये इंश्योर करता है। एंड देयरफॉर ये जो लोगों में एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट्स होते हैं या फिर जो ग्रीवेंसेस होते हैं गवर्नमेंट को लेके, यही चीजें जो फ्यूल करती हैं एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज को, इनको कम कर देता है। इसका फोकस सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में है, अफेक्टेड रीजन्स में, जो कि एक रूट कॉज है एक्सट्रीमिज्म का, और ये वहां के लोकल लोगों की लाइफ को भी इंप्रूव करने का इस प्लान में चीजें हैं। देन स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम है विच इज द SCA स्कीम। ये जो स्कीम है ये क्रिटिकल गैप्स जैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में होते हैं, सर्विसेज में होते हैं, उनको फुलफिल करने के लिए है। जैसे रोड रिपेयरमेंट हो गया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का इंप्रूवमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गए, ये सारी चीजें इस स्कीम के अंडर ली जाती हैं। देन एक रिसेंट है दैट इज एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स। ये जो स्कीम है ये मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स को डेवलप कर रहा है, लेकिन ये जो स्कूल्स डेवलप होते हैं खास करके उन एरियाज में होते हैं जहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ये केवल क्वालिटी एजुकेशन वहां के बच्चों को नहीं देते हैं, लेकिन एक ऑलराउंड डेवलपमेंट दिया जाता है। कई बार सरकार वहां पे केवल 10th पास जो बच्चे होते हैं उनको भी एज अ जॉब दे देती है, लेकिन ये इसलिए नहीं कि वो कम क्वालिफाइड है, ये इसलिए ताकि 10th पास वहां जो बच्चे अगर वहीं के वो लोकल लोग को पढ़ाने लगते हैं तो एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट वहां पे होने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट करती रहती है। अगर आपको कोई लोकल स्कीम याद है देन यू कैन जस्ट मेंशन इट in your answer. So this was all about today's topic. I hope you understood it. Then we have our today's prelims practice question before going. So it is like sometimes red corridor in the context of the security of India is seen in news. It is related to. I hope you all can answer it. You can type the answer in the comment section. Then I'll let you know if it's correct or not. Then we have our mains practice question. So it is like discuss the threat of left wing extremism in India. Briefly explain the government of India's approach to counter the challenges posed by LWE. I hope after watching this video आप इसका answer easily कर सकते हैं. Try this. So this was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.